डेबिट बैलेंस इफ फर्दर इंक्रीज विल बी डेबिटेड, क्रेडिट बैलेंस इफ फर्दर इंक्रीज विल बी क्रेडिटेड। अब बढ़ रहा है कम हो रहा है कहां समझ में आएगा, ट्रांजैक्शन से और किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस के। सो वन मोर लास्ट टाइम, सिर्फ एक बार रूल बोल दो उसके बाद किस्सा खत्म। ऑल एसेट्स, बोलना बेटा, एसेट्स, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस एंड लॉसेस आर ऑलवेज 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 हैविंग, बोलो बेटा कौन सा बैलेंस रहेगा, डेबिट बैलेंस, यस और नो। एंड ऑल लाइबिलिटीज, कैपिटल, क्रेडिटर्स, इनकम्स एंड गेन्स आर ऑलवेज हैविंग क्रेडिट बैलेंसेस। ये टाइप के अकाउंट अगर बढ़ते हैं तो क्रेडिट करो, कम हो रहे तो डेबिट करो, यस और नो। ये बात आपको कुछ समझ में बेटा, पक्की बात, डन, ऑल सेट, सब लोग साथ में बेटा। इतनी सारी चीजें हमने देखी थी, एक बार फटाफट से आज तक जो भी हमने पढ़ा मैं रिवाइज करवा देता हूँ और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन, बरोबर है, कैसे हम लोग प्रैक्टिकली उसको अप्लाई करेंगे। मुन्ना एक बार ध्यान दे देना बेटा, है ना। ये आपको पीपीटी भी मिल जाएगी, चिंता मत करना, ठीक है। टॉपिक वाइज आपको पीपीटी देने वाला हूँ, प्लस रेगुलर नोट्स और पीपीटी दो चीज आपको मिलेगी, रेगुलर नोट्स हार्ड कॉपी में, पीपीटी सॉफ्ट कॉपी में। पीपीटी मत मांगना हार्ड कॉपी में, बाल उड़ जाएंगे मेरे, सब कलर में ही है, ठीक है। तो सॉफ्ट कॉपी रखना, इसको प्रिंट निकालने की जरूरत नहीं, बस फटफट आपको एग्जाम के लिए रीड ही तो करना है। पीपीटी में आपको लिखने के लिए कुछ जगह है नहीं, तो हार्ड कॉपी लेके क्या करोगे, इसको क्या करना है, फटाफट से रीड करना है। सभी के पास एंड्रॉइड फोन है ना, सभी के पास है, कोई ऐसा बच्चा है जिसके पास नहीं है एंड्रॉइड फोन, सभी के पास में, मतलब रीड कर सकते हैं। सर अगर हम मना करते तो क्या बोलते, उस बच्चे को मैं हार्ड कॉपी दे देता, अच्छा हो गया है, अभी नहीं, ऐसे मत करो, इसलिए मैंने पहले पूछा, सबने जोर से, और इसका बच्चे का ही आवाज आया, हाँ हाँ है, बोला ना तूने, चलो ठीक है, आ जाओ, ध्यान देना। सो आसान भाषा में अकाउंटिंग क्या होता है हमने देख लिया, फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग देख लिए बेटा, मेजरमेंट है ना, फोरकास्टिंग, डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में अकाउंटिंग का क्या यूज है, डिसीजन मेकिंग के लिए हमें चाहिए इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन कौन देता है, अकाउंटिंग। ये कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, एक भी चीज लिखना है तो ये मैं आपको देने वाला हूँ, डन। उसके बाद नीड फॉर अकाउंटिंग हमने देख लिया था। नीड फॉर अकाउंटिंग क्यों कर रहे हैं, सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग के लिए, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जानने के लिए, फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए, लिक्विडिटी पोजीशन जानने के लिए, इनकम, रिसीवेबल, पेएबल, एक्सपेंस, ये सारे सवालों के जवाब हमें कौन दे रहा है, अकाउंटिंग। इसी के लिए हम लोग अकाउंटिंग कर रहे हैं, अदरवाइज नहीं करते। टेक्निकल लैंग्वेज की डेफिनेशन अभी तक हमने देखा नहीं, हमने लेमन्स लैंग्वेज में क्या होता है वो देख लिया। टेक्निकल लैंग्वेज हम लोग देखेंगे जब हम लोग एक्चुअल में टॉपिक के अंदर में एंटर करेंगे। ये हम लोगों का बेस है। जिम में अगर आप जा रहे हो तो ट्रेनर आपके लेग के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान देता है। आपने लेग के ऊपर की बॉडी बहुत अच्छी बना ली, एकदम सिक्स पैक्स, बाइसेप, ट्राइसेप, लेकिन पैर एकदम ऐसे लोले पोले, किसी ने एक लात मारा पैर पे तो ऊपर की पूरी बॉडी बनाई हुई कोई काम की नहीं, वो जमीन पे गिर जाएगी क्या। सो लेग इंपॉर्टेंट, मजबूत होना जरूरी है ना, तो ये बेस है, ये फाउंडेशन है बेटा, ये सो नो। सो ध्यान देना अच्छे से। सो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हमने देख लिया, वापस देखने की जरूरत है। बिजनेस है ना, क्या बोलते हैं, एक्टिविटीज रेगुलर बेसिस पे फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। गुड्स, बिजनेस, असेट्स, असेट्स में टेंजिबल इंटेंजिबल अभी तक बाइफर्केशन नहीं किया है, लेकिन रिसोर्सेज हैविंग फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट को प्यार से क्या बोल देंगे, एसेट। देन गुड्स, ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, लायबिलिटी, कैपिटल, क्रेडिटर, इनकम, गेन, ये सारी चीजें देखी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट था, आपको अगर याद आ रहा है तो देखो, दिख रहा है क्या सभी को, मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट था बेटा। क्या था इसके अंदर में, क्या कहना है चार्ट का, बनाया आपने आपके बुक के अंदर में। असेट परचेस किया मुन्ना, असेट परचेस किया 1 जनवरी को और असेट रेडी फॉर यूज हुआ 1 फरवरी। सो खरीदने से लेके रेडी फॉर यूज होने तक ऑल नेसेसरी एक्सपेंस विल बी द कैपिटल एक्सपेंडिचर। कुछ याद आ रहा है क्या। अब सेकेंड हैंड असेट मैंने परचेस किया और सेकेंड हैंड असेट परचेस एंड रिपेयर्ड, सेकेंड हैंड असेट परचेस एंड रिपेयर्ड, मुन्ना प्लीज ध्यान देना, एंड रिपेयर्ड। तो वो जो रिपेयरिंग का खर्चा है वो रेडी फॉर यूज के पहले का होगा या बाद का, पहले का, ध्यान नहीं है। सेकेंड हैंड असेट परचेस एंड रिपेयर्ड, सेकेंड हैंड असेट खरीदी एंड रिपेयर्ड बोला है तो कॉमन सेंस, सेकेंड हैंड असेट खरीदने के बाद रिपेयर किया मतलब रेडी फॉर यूज के पहले ही किया होगा ना, यूज करने के लिए। तो देखो रिपेयर फॉर सेकेंड हैंड असेट परचेस, ये भी कौन सा खर्चा है, कैपिटल। लेकिन रेडी फॉर यूज के बाद का रिपेयर मेंटेनेंस, रेडी फॉर यूज के बाद का सर्विसिंग रिपेयर मेंटेनेंस कौन सा रहेगा, रेवेन्यू। कॉन्सेप्ट अपना क्लियर है, सभी को समझ में आया। खरीदने से रेडी फॉर यूज करने लगे ऑल नेसेसरी एक्सपेंस विल बी कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेडी फॉर यूज के बाद अगर आप असेट के लिए एक्सपेंस इनकर कर रहे हो तो आपने असेट को सवाल पूछना है, हे असेट बता तेरी कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, इफिशिएंसी, परफॉर्मेंस, प्रोडक्टिविटी अगर बढ़ रही है तो कैपिटल, अदरवाइज रेवेन्यू। ये कब पूछना है सवाल, ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द असेट, रेडी फॉर यूज के बाद, यस और नो। चलो आगे, पक्का। उसके बाद हमने
कुछ ये इंपॉर्टेंट टर्म्स थी, फिक्टिशियस, वेस्टिंग, ट्रेड, कैश डिस्काउंट, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी, इंटरनल और डेफर्ड रेवेन्यू। इसमें से हमारी कौन सा बाकी है? फिक्टिशियस असेट क्या होता है बेटा? देखो मैंने ओरली बताया था, अभी देखो अच्छे से, ये ऐसी असेट्स है, मुन्ना ध्यान देना। हाँ, सबसे ऊपर दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा है? एक सेकंड, कहाँ पे रे इस लाइट का बटन? बंद कर दे, यहाँ का लाइट बंद कर दे, तीनों भी। नहीं सब बंद कर, और एक बटन बंद कर, बस परफेक्ट परफेक्ट। चलने दो अभी आगे, अभी ध्यान देना बेटा। सो फिक्टिशियस असेट काल्पनिक और लॉस असेट है, जीरो वैल्यू असेट। काल्पनिक असेट और लॉस असेट जिसकी रियलाइजेबल वैल्यू कैसी है? जीरो। ए मुन्ना, धंधे में ऐसी भी असेट्स होती है जिसको बेच के कुछ नहीं आने वाला है, सब फिर रखते क्यों ऐसी असेट को? वही तो, रखना नहीं है, मार देना है, राइट ऑफ करना है, नरक में डालना है, मतलब P&L के डेबिट में। और उसको असेट को हम लोग धीरे धीरे क्या करते हैं? राइट ऑफ करते हैं P&L के डेबिट में। बट सारी असेट एक साथ राइट ऑफ नहीं कर सकते। हेवी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस इज एन एग्जांपल ऑफ फिक्टिशियस असेट। सर वो तो डेफर्ड रेवेन्यू था। हाँ, और डेफर्ड रेवेन्यू क्या है? फिक्टिशियस असेट है। जैसे मैं पृथ्वी पे रहता हूँ, सही है, महाराष्ट्र में रहता हूँ, ये भी सही है। समझ में आया सभी को? सो हेवी एडवर्टीजमेंट डेफर्ड रेवेन्यू है, और डेफर्ड रेवेन्यू क्या है? फिक्टिशियस असेट है। यस और नो? बात समझ में आ रहा है? सो हेवी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस 1 करोड़ कटरीना कैफ को दिए, 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट था। इस साल P&L में कितना डालेंगे बेटा? बोलो, 1 करोड़ 5 साल का, 1 साल का 20 लाख, बचा हुआ 80 लाख, अभी तक राइट ऑफ नहीं किया, नॉट येट रिटर्न ऑफ। उसको हम लोग कहां दिखा देंगे? बैलेंस शीट के असेट साइड में। सो ऐसा खर्चा जो राइट ऑफ कर दिया उसको P&L के डेबिट में डालेंगे। डोंट वरी, फाइनल अकाउंट टॉपिक में वापस आएगा। और जो अभी तक राइट ऑफ नहीं किया उसको कहां दिखाएंगे? अगले साल ले जाना है तो बैलेंस शीट के असेट में। यस और नो? क्लियर है? तो ऐसी असेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? फिक्टिशियस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर क्या होता है ये हम लोग देखेंगे कंपनी अकाउंट्स के समय। यस और नो? चलो बेटा आगे ध्यान देना। देन वेस्टिंग असेट फिजिकली कम हो जाती है, कोल माइन है ना, ऑयल वेल, तेल का कुआं, सोनिक खान, हीरिक खान, कोयलिक खान, फिजिकली कम हो रही है और वैल्यू भी कम हो रही है, वेस्टिंग असेट। क्लियर है क्या? उसके बाद ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट मालूम है सभी को? ट्रेड डिस्काउंट के बारे में बताया था हमने, याद आ रहा है सभी को? अक्रॉस द काउंटर ट्रांजैक्शन प्राइस से ही अमाउंट कम कर दिया। 100 रुपए की चीज थी, मैंने ट्रांजैक्शन प्राइस ही कम कर दिया, 90 कर दिया। अब जो भी अकाउंटिंग होगी, जो भी एंट्री होगी, सब कितने की होगी? 90 की। मतलब वो ट्रेड डिस्काउंट का कहीं पे भी बुक्स में एंट्री नहीं दिखेगा, हमने प्राइस ही कम कर दिया। समझ में आया क्या? लेकिन कैश डिस्काउंट का एंट्री होता है। पूछो क्यों? मैंने माल बेचा 100 में, ये पैसे नहीं दे रहे बहुत दिन से, तो मैंने बोला आज शाम तक अगर पैसे दे दोगे तो आपको 10 का डिस्काउंट मिलेगा। तो मैंने इनके नाम से अकाउंटिंग की थी 100 की, और सेटलमेंट कितने में कर रहे हैं? 90 में। अब 10 का मुझे रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना कहीं ना कहीं, नहीं तो तब तक क्लोज होगा क्या अकाउंट? इसलिए कैश डिस्काउंट का अकाउंटिंग करना पड़ता है। सो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जब भी आपको दिखेगा डिस्काउंट अकाउंट, तो बोलो वो ट्रेड है या कैश है? कैश डिस्काउंट, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट का तो अकाउंट बनता ही नहीं है। सो बुक्स में जो डिस्काउंट अकाउंट दिख रहा है वो हर बार कौन सा है? कैश डिस्काउंट है। क्लियर? उसके बाद कॉन्टिजेंट लायबिलिटी देखा है हमने, ऐसी लायबिलिटी जो डिपेंड है किसी फ्यूचर इवेंट पे। बरोबर है क्या? ये जो भाई साहब बैठे खिड़की के पास हमारे, वो रॉकस्टार है पीछे, है ना, उन्होंने क्या किया, स्टेज शो परफॉर्म करने के पहले ये मैडम का हाथ का बनाया हुआ बिस्किट खा लिया। इनका गृह उद्योग का काम था, ये बिस्किट बना के बेचते थे पतंजलि टाइप में, और उनके स्टमक में प्रॉब्लम हो गई और वो स्टेज की जगह कहीं और ही बैठे थे। नुकसान हो गया 10 लाख रुपए का। उन्होंने कंज्यूमर फोरम में जाकर के इनके खिलाफ केस फाइल कर दिया। अब अगर ये केस हार जाती है तो उनका जो 10 लाख का नुकसान हुआ, क्या इनको लीगली देना पड़ेगा? अगर ये केस हार गई तो देना पड़ेगा, और अगर ये केस नहीं आ रही है, ऐसा प्रूव हो गया कि उसने रात में कुछ सगन मगद खाया था, उसकी वजह से प्रॉब्लम हुआ, मतलब इसके बिस्किट का कोई रोल नहीं है, तो इसको देना पड़ेगा क्या? सो या तो इसको देना पड़ेगा अगर हार गई तो, और नहीं हारी तो इसको देना नहीं पड़ेगा। तो या तो इसकी लायबिलिटी आएगी या तो नहीं आएगी, बट वो लायबिलिटी आएगी या नहीं आएगी ये डिपेंड है केस जीतने या केस हारने पे। खेल खत्म। ऐसी लायबिलिटी जो डिपेंड है किसी फ्यूचर इवेंट पे, उस लायबिलिटी को हम लोग बोलते हैं कंटिजेंट लायबिलिटी। So liability which depends upon the happening or non-happening of some future event, जिसका रिजल्ट मुझे आज पता नहीं है, ऐसी लायबिलिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्टिजेंट लायबिलिटी।
मेरे ऊपर किसी ने केस फाइल किया है, अगर मैं केस हार जाता हूं, मुझे सामने वाले को जुर्माना देना है, तो वो लायबिलिटी मेरी कॉन्टिजेंट है। हार ना हारा तो देना है, नहीं हारा नहीं देना है। सो डिपेंड है किसी फ्यूचर इवेंट पे, होने या ना होने पे। और वो फ्यूचर इवेंट इस एग्जांपल में क्या था, केस हारना या केस जीतना। क्लियर है? सो लायबिलिटी विच डिपेंड ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सब फ्यूचर इवेंट, उस लायबिलिटी को हम लोग बोलते हैं कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। और उस इवेंट का हमें आज रिजल्ट नहीं बताए। एक और सवाल, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी की अकाउंटिंग होती है क्या? नहीं, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी की अकाउंटिंग नहीं होती है। क्यों? क्योंकि पता ही नहीं ना होगा कि नहीं होगा। समझ में आ रहा है क्या? मैं घर के बाहर निकल रहा हूं और बाहर निकल समय मैंने घर वालों को बोल के निकला कि मेरे अंतिम तिथि का सामान इकट्ठा करके रखो, शायद मर गया तो। हो सब मालूम है क्या कुछ होने वाला है? करेंगे क्या घर वाले इकट्ठा? घर वाले मेरे को पागल खाने भेज देंगे, बोलेंगे वो तो कंटिजेंट है, जिस दिन मरेंगे उस दिन करेंगे, अभी थोड़ी करना है। कंटिजेंट है, जिस दिन लायबिलिटी आएगी तब अकाउंटिंग करेंगे, अभी से क्यों करना है? समझ में आया क्या? सर फिर यहां पे शब्द क्यों दिया? कंटिजेंट लायबिलिटी की अकाउंटिंग नहीं होती है। कंपनी के ऊपर केस चल रही है, अगर हार गई तो देना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, बट अकाउंटेबल इंफॉर्मेशन नहीं है। इंपॉर्टेंट है बट अकाउंटिंग नहीं होगी। रुको, इंपॉर्टेंट है बट अकाउंटिंग नहीं हो रही है, बट जो भी यूजर्स ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट है उनको पता चलना मांगता। तो एक काम कर, तू अकाउंटिंग तो नहीं कर सकती है, तू तेरे बैलेंस शीट के नीचे फुट नोट के अंदर में लिख इसको कि तेरे ऊपर केस चल रही है, अगर हार गई तो देना पड़ेगा। ताकि अगर कोई इन्वेस्टर पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है तेरे कंपनी में, तो उसको पता होना चाहिए कि तेरे ऊपर केस चल रहा है। शायद उसका डिसीजन चेंज हो जाएगा, वो बोलेगा केस का रिजल्ट आने के बाद इन्वेस्ट करेंगे। मेरे पास 100 करोड़ है, मुझे रिलायंस कंपनी में इन्वेस्ट करना है, तो मैं रिलायंस के बुक्स ऑफ अकाउंट स्टडी करूंगा और बुक्स ऑफ अकाउंट्स के साथ साथ फिनेंशियल स्टेटमेंट देखूंगा, और फिनेंशियल स्टेटमेंट के नीचे मुझे नोट दिखी कुछ तो, अरे इसके ऊपर तो केस चल रहा है, क्योंकि उसका अकाउंटिंग होता है क्या वो केस का? नो, बट मुझे पता चलना जरूरी है ना, यस और नो, नहीं तो किसी इंसान का मेहनत का कमाया हुआ पैसा वेस्ट हो जाएगा ना। किंगफिशर के ऊपर केसेस चल रही थी इतनी, वो सारी इंफॉर्मेशन सब पब्लिक को पता थी। क्यों? क्योंकि बैलेंस शीट के फुटनोट में, बैलेंस शीट के नीचे फुटनोट में लिखा हुआ था कि कंपनी के ऊपर इतनी सारी कॉन्टिजेंट लायबिलिटी, अगर हार गई तो देना पड़ेगा। किसी ने किंगफिशर में इन्वेस्ट किया क्या? नहीं, वो केसेस हार गई बहुत सारी, बंद हो गई कंपनी। यस और नो? बंद हो गई मतलब विजय माल्या चला गया, कंपनी चल रही है किंगफिशर तो, है ना। प्लेन वेन उनका एयर वाला जो इंडस्ट्री ये था ना, वो सब बंद हो गया। किंगफिशर की एयरलाइंस बंद हो गई ना, जहां तक मुझे मालूम है, बाकी बियर तो मिलती है शायद उसकी, वो नहीं बंद होने वाली, है ना। चलो आ जाओ। सो अच्छे से ध्यान देना सब लोग। सो आपको कॉन्टिजेंट लायबिलिटी समझ में आई? कॉन्टिजेंट लायबिलिटी का अकाउंटिंग नहीं होता है। सर फिर क्यों पढ़ रहे हैं? डिस्क्लोजर देने के लिए। सर डिस्क्लोजर क्यों देना जरूरी है? फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट। को किसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग? यूजर्स की, इन्वेस्टर की, प्रपोज इन्वेस्टर की, जो फ्यूचर में इन्वेस्ट करने वाले हैं, वो रीड करके करेंगे ना, फिर नहीं तो उनके साथ गलत नहीं हो जाएगा। समझ में आएगा सभी को? सो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फिनेंशियल स्टेटमेंट बाय द यूजर्स ऑफ द फिनेंशियल स्टेटमेंट, आपने क्या करना है? इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, मेरी तरफ क्वेश्चन मार्क चेहरा बना करके मत देखो। ऐसा किसने बोला? डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट ने। कौन से कॉन्सेप्ट ने बोला? फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। तो फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट कहता है, हे अकाउंटेंट सुन, you have to disclose all the necessary information in the footnote of the financial statement. क्यों? For better understanding of the financial statement. किसकी better understanding? By the users of the financial statement. कौन है users? कुछ external, कुछ internal, कुछ धागे दोरे जुड़ रहे हैं क्या? अब आपको समझ में आ रहा हो बचपन में कौन कौन सी टर्म्स क्यों देखी थी, यूजर्स वगैरह, समझ में आ रहा है सभी को? चलो आगे। सो कॉन्टिजेंट लायबिलिटी क्लियर है, डिपेंड्स ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ। ना ध्यान देना, इधर साइड में मत देख। पप्पी लेता है क्या गाल की उसके? ऐसे देख रहा है एकदम 90 डिग्री में। मुझे लगा बस भाई रोको अभी, भाई आजा। कॉन्टिजेंट लायबिलिटी, मुन्ना प्लीज ध्यान दो, सिर्फ पढ़ा से मैं क्लास में ध्यान दो। किसी को अगर मैं कभी डांट दूं, मजाक कर लूं, तो प्लीज बड़ा भाई समझ के माफ कर देना, ठीक है? आ जाओ, ध्यान देना। सर नहीं, हम बड़ा भाई नहीं समझते, ठीक है, मत माफ करना। चलो आ जाओ। कॉन्टिजेंट लायबिलिटी के बाद में अगला क्या है बेटा? इंटरनल लायबिलिटी। बोलो तो इंटरनल लायबिलिटी क्या चीज होती है? जो बाहर वालों को देना है वो एक्सटर्नल लायबिलिटी, और जो ओनर को देना है वो इंटरनल लायबिलिटी, है ना। सो लायबिलिटी टुवर्ड्स ओनर इंटरनल। जैसे कैपिटल, ये बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं, इंटरनल लायबिलिटी। प्रॉफिट बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में कैपिटल में ऐड करते हैं, इंटरनल लायबिलिटी। रिजर्व सरप्लस बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं, रिजर्व सरप्लस यानी पुराना प्रॉफिट। प्रॉफिट कमाया था 100 रुपए,
उसमें से बचा के रखा है भविष्य के लिए 80 रुपए, तो वो रिजर्व सरप्लस में जाता है ना। जैसे माँ अपने बेटी को बोलती है कि बेटा तेरे पर्स में 1000 रुपए अंदर के जेब में पड़े रहने दे रिजर्व। बेटी बोलती है क्यों, पता नहीं, कभी रात बेरात कुछ प्रॉब्लम, कहीं तू फंस गई, कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो पड़े रहने चाहिए ना, तो दैट विल बी कॉल्ड एज रिजर्व कोटा। यस और नो। हर बार आपके अंदर के जेब में 100 200 500 रुपए रखते हो ना आप, है ना। दोस्त अगर आया, उसने देखा, बोले चल चाय पिला, जेब में 10 रुपए, उसने बोला अंदर के जेब में 500 रुपए, वो निकाल, आप क्या बोलोगे, भाई वो रिजर्व है, वो रेगुलर पर्पस के लिए यूज के लिए नहीं है, कभी मैं मुसीबत में आ गया तो तब यूज करूंगा। समझ में आएगा सभी को। सो हम हमारे अर्निंग से थोड़ा सा साइड में निकालते हैं फ्यूचर के कोई अननोन लाइबिलिटी के लिए। बेटी पूछती है माँ को किस पर्पस के लिए रखूं, तो माँ बोलती है पता नहीं, कभी रात बेरात कुछ प्रॉब्लम आ गई तो। अननोन लाइबिलिटी के लिए जो होता है वो क्या होता है, रिजर्व। और नॉन लाइबिलिटी के लिए क्या होता है, प्रोविजन। एक पिता को पता है कि अब उसके बेटी की शादी है 5 साल बाद, तो वो प्रोविजन फॉर बेटी की शादी करेगा। सलमान खान को मुझसे शादी करोगी मूवी के अंदर में पता था माँ की आंखों का ऑपरेशन करना था, तो प्रोविजन फॉर माँ की आंख का ऑपरेशन। यस और नो। बहन की शादी क्या था, तो प्रोविजन फॉर बहन की शादी, क्योंकि वहां पे रीजन पता था, तो वहां पे क्या था, प्रोविजन। सो प्रोविजन इज ऑलवेज फॉर नॉन लाइबिलिटी, बट रिजर्व इज फॉर अननोन लाइबिलिटी। यस और नो। सो रिजर्व अननोन पर्पस के लिए रहता है, पता नहीं कब क्या जरूरत आन पड़े, बट प्रोविजन नॉन पर्पस के लिए रहता है। यस और नो। क्लियर है, पक्की बात सभी को। अब अच्छे से ध्यान देना, इंटरनल लाइबिलिटी की बात चल रही है, जो ओनर को देना है, रिजर्व सरप्लस ओनर को देना है, कैपिटल ओनर का है, प्रॉफिट ओनर का है, तो सब इंटरनल लाइबिलिटी। और एक्सटर्नल लाइबिलिटी, बैंक से लोन लिया, बैंक इंटरनल है क्या, नो। धंधे के बाहर के जो भी लोगों से हमने मनी और मनीज वर्थ में कुछ लिया है, अगर उनको वापस करना है तो वो मेरी सारी एक्सटर्नल लाइबिलिटी है। सो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में कितने टाइप की लाइबिलिटी है बेटा, 2। ऊपर में कैपिटल, प्रॉफिट, रिजर्व, सरप्लस, इंटरनल, और नीचू में आपकी करंट लाइबिलिटी है ना, क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल्स, है ना, बैंक लोन, वो सब आपकी एक्सटर्नल लाइबिलिटी। बात समझ आई सभी को। उसके बाद अगली टर्म है ना, ये बेस आपका बन रहा है, तो आपकी आगे का ऊपर का जो बॉडी रहेगा वो मजबूत खड़ा रहेगा, चाहे कितना भी तूफान आ जाओ, पैरों के नीचे से जमीन भी हिल गई तो आपको तकलीफ नहीं आएगी, है ना। ध्यान देना अच्छे से। सो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑलरेडी हमने देख लिया, इसमें फिर से टाइम वेस्ट करना है, पता है सभी को। ऐसा रेवेन्यू एक्सपेंस, बेसिकली इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंस, मैंने टेबल बना के दिया था, हाँ? ऐसा रेवेन्यू एक्सपेंस जिसका बेनिफिट हमने डेफर किया है, टू डेफर, टू पोस्टपोन। देखो तो जरा, है ना, डेफर्ड का मतलब बताया पहले इसके अंदर में, विच मींस होल्डिंग समथिंग बैक, रोक के रखना है, किसके लिए, लेटर टाइम के लिए, या फिर आसान भाषा में पोस्टपोन कर देना है। सो ऐसा रेवेन्यू एक्सपेंस जिसका बेनिफिट हमने पोस्टपोन किया, बेस्ट एग्जांपल है हेवी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। और इसका अनरिटर्न ऑफ पोर्शन कहां दिखाएंगे, बैलेंस शीट के असेट में। ओ हो, ये रूल आपने देखा हुआ है क्या कहीं पे, asset property of every description of the business drawing withdrawal of the investment by the owner from the business debtor party or person जिससे in future कुछ लेना, expense operating payments, losses, outflow but no benefit, liabilities are the financial obligations of the business, capital investment by the owner in the business, creditors party or person to whom amount payable, income operating receipt, gain without hard work, जो कुछ मिल रहा है वो सब क्या है, gain। और ये सारे टाइप के अकाउंट का हमेशा 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 के लिए डेबिट बैलेंस है। मतलब ये टाइप के अकाउंट अगर बढ़ते हैं तो डेबिट करो, कम हुआ तो क्रेडिट करो। लाइबिलिटीज कैपिटल क्रेडिट इनकम गेन, बढ़ते हैं तो क्रेडिट करो क्योंकि क्रेडिट बैलेंस है, कम होते हैं तो डेबिट करो। आर यू में पॉइंट डन। चलो आगे, बुक कीपिंग अकाउंटिंग अभी नहीं देखना है, अब अच्छे से ध्यान देना बेटा। आ जाओ मुन्ना, अब मैं जो बताने जा रहा हूँ बहुत काम की चीज, अच्छे से ध्यान देना। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, हाँ, धीरे धीरे आपकी सारी कड़ियाँ जुड़ेगी। जितनी चीजें आपको फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे से बता रहा हूँ सब प्री प्लान्ड है, कब कौन सी चीज क्या करने वाले, हम लोग बिल्कुल सीक्वेंस में और सही स्पीड में जा रहे हैं, चिंता करने वाली बात नहीं है। इमरजेंसी लैंडिंग अभी नहीं होगी, आप लोग बिल्कुल सेफ हो, ठीक है ना। चलो आ जाओ। सो अब मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखो, अच्छे से ध्यान देना बेटे सभी ने। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हेडिंग दे देना, हर एग्जाम में 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन इसके ऊपर आने वाले। कितने नंबर, 5 से 6 नंबर के। टिक 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 टिक। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशंस एंड प्रिंसिपल्स, रियल लाइफ में तीनों को हम लोग साइमल्टेनियसली यूज कर लेते हैं। क्लियर। चलो बेटा करूँ क्या स्टार्ट, मुन्ना आप ध्यान देना अच्छे से, हाँ। आ जाओ तो बेटा, देखो ध्यान दे दो। सो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स ये अकाउंटेंट को गाइड कर रहे हैं। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या कर रहे हैं बेटा, अकाउंटेंट को गाइड कर रहे हैं, है ना। सो कौन कौन से कॉन्सेप्ट है, लिखो लिखो बेटा प्लीज लिखो। गोइंग कंसर्न लिखो मुन्ना एंड मुन्नी, बिजनेस एंटिटी
और इसी को बोलते हैं सेपरेट एंटिटी। उसके बाद कंजर्वेटिज्म, उसके बाद अक्रूअल, ACCRUAL, ACCRUAL, अक्रूअल, कंसिस्टेंसी, मटेरियलिटी, उसके बाद फुल डिस्क्लोजर, उसके बाद रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, उसके बाद कॉस्ट कॉन्सेप्ट, देन रेवेन्यू मैचिंग, देन उसके बाद सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म, सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, अक्रूवल, बिजनेस एंटिटी, कंसिस्टेंसी दो बार, अच्छा कंसिस्टेंसी, कंजर्वेटिज्म, मटेरियलिटी, फुल डिस्क्लोजर, रियलाइजेशन, ओके, मनी मेजरमेंट, ओके, पीरियोडिसिटी, पानी पियो, पीरियोडिसिटी को ही प्यार से अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट भी कहते हैं, है ना। ड्यूअल एस्पेक्ट, एक कोई तो छूट रहा है और लिख लिया ना, रेवेन्यू मैचिंग, क्या नहीं दिख रहा है बेटा ऊपर का, ड्यूअल एस्पेक्ट, मैचिंग, मैचिंग, रेवेन्यू मैचिंग, मनी मेजरमेंट, और एक कोई तो छूट रहा है, चलो ठीक है देख लें, एक दो लाइन की जगह छोड़ देना नीचे। बाप रे सर इतने सारे कॉन्सेप्ट है क्या? हाँ हाँ, दो लाइन, एक कोई तो नाम और छूटा है, ठीक है, 15 कॉन्सेप्ट है टोटल, एक या दो लाइन की जगह छोड़ दो, ठीक है। आ जाओ, चलो कितने नंबर के क्वेश्चन है इसमें? 5 नंबर के, 4 से 5 नंबर के। हाँ, रेवेन्यू रिकॉग्निशन ये ले लिया ना, रियलाइजेशन, रियलाइजेशन, रियलाइजेशन मतलब हम लोग किसको, रेवेन्यू को ही रियलाइज कर रहे हैं, वही है। कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी हो गया, कॉस्ट का एक और नाम हिस्टोरिक कॉस्ट भी है। बिजनेस एंटिटी झालं झालं झालं, चलो लिख लिया बेटा सभी ने? नो रेक्टिफिकेशन नहीं, अकाउंटिंग इक्वेशन देख लिया ना, अकाउंटिंग इक्वेशन ये ड्यूअल एस्पेक्ट वही तो है, हर ट्रांजैक्शन के दो पहलू, दो नजरिए, दो एस्पेक्ट, डेबिट एस्पेक्ट, क्रेडिट एस्पेक्ट, है ना, उसी से तो अकाउंटिंग इक्वेशन बना है। चलो डोंट वरी, मैं बता दूंगा, चिंता मत करना। आ जाओ, लिख लिया बेटा सभी ने? आ जाओ वन बाय वन, चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहला वाला कॉन्सेप्ट, ए मुन्ना चल ध्यान देना अभी, ठीक है। ए बेटा देखो तो ध्यान दे दो, आ जाओ। सो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। जो भी मैं लिखूं, जैसे भी डिजाइन बनाऊं, प्लीज आपने भी बना लेना, ठीक है। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है? ए मुन्ना प्लीज ध्यान दे दो, बिजनेस का लाइफ कैसा है? इनफाइनाइट है। मुन्ना बहुत काम की चीज है, हाँ, एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले। बिजनेस का लाइफ कैसा है? इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट है। बिजनेस लंबे समय तक चलने वाला है। बिजनेस कैसा है बेटा? लंबे समय तक चलने वाला है, यस और नो, पहली चीज। दूसरा, नियर फ्यूचर में मेरा बिजनेस बंद नहीं होने वाला है, ना ही इसकी जरूरत है, नेसेसिटी, और ना ही मेरा ऐसा इंटेंशन है। सो नीदर नेसेसिटी नॉर इंटेंशन, नीदर नेसेसिटी नॉर इंटेंशन टू क्लोज द बिजनेस, ना ही जरूरत है ऐसी और ना ही मेरा इंटेंशन है, और मेरा बिजनेस लंबे समय तक चलेगा। ये सोच के अगर मैं अकाउंटिंग कर रहा हूं, दैट मीन्स आई एम फॉलोइंग द गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट।
सो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट अकाउंटेंट को कहता है, हे अकाउंटेंट सुन, व्हाइल डूइंग एन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यू हैव टू थिंक दैट life of the business is infinite. Neither there is a necessity nor there is an intention to close the business in the near future. If you are doing like this, then you are following the going concern concept. So going concern concept बहुत सिंपल सी यही बात कहता है, सिंपल. ये तो 11वीं तक भी पढ़ा था. अब नया सुनो, आ जाओ मुन्ना, ध्यान देना अब, हाँ अच्छे से प्लीज ध्यान दे. सभी ने असेट का मीनिंग देखा हुआ है. असेट का मतलब क्या है? सीन्स. ये 3 टिम्बर मतलब क्या है? सीन्स. ये क्या है बेटा? देयरफॉर. बराबर है? वाह यार होशियार है सब लोग. मैं ना बीकॉम फर्स्ट ईयर में था तब मुझे समझ में आया था, बीकॉम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, ये सीन्स है और वो देयरफॉर है. मैंने क्लास में पूछा था टीचर को, और जो मज़ा उड़ाया था ना दोस्तों ने मेरे, बहुत सारा. अरे गांव में कहाँ इतना था यार पहले. मराठी मीडियम में बीच बीच में स्कूल होती नहीं होती, बारिश आए तो स्कूल कंपलसरी छुट्टी. गलती थी ना हर जगह से, पानी था तो बारिश में हमको हॉलीडे रहता था, समर हॉलीडे, बारिश हॉलीडे, विंटर में सिर्फ स्कूल रहता था. समझो ना, ऐसी तो हालत थी. और साल की 1 रुपीज़ फीस थी, 1 रुपया. सरकारी स्कूल थी, 1 रुपये की पावती कटती थी बस, 1 रुपीज़ की. फ्री था ना, 10वीं तक का एजुकेशन फ्री. 11वीं 12वीं में कुछ 800 रुपये लगे थे एक साल के. और क्या चाहिए यार. चलो आ जाओ. खैर जो भी है, उससे कुछ चीज़ें जो छूट गई वो बाद में हमने थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करके समझ लिए. क्या फर्क पड़ता है. कुछ बच्चों को चौथी कक्षा में पता चला, मेरे को बीकॉम फर्स्ट ईयर में, लेकिन आज पता दोनों को है ना. कोई ये पूछने वाला है क्या कि कब पता चला. समझ में आएगा. आपने पेपर के आधे घंटे पहले कोई चीज पढ़ी, और जो साल भर से रट्टा मार रहा है उसको भी पता है, और पेपर के आधे घंटे पहले आपको भी पता है, और आपने अच्छे से लिख के आ गया. इंस्टीट्यूट ये पूछती है क्या, बता वैलिडिटी क्या है, कब पता चला तुझे. नो, 5 मिनट पहले भी पता चला. एग्जाम के अंदर बैठे बैठे भी आगे वाले ने आंसर बता दिया तो भी नंबर मिल गया ना. सो नो मैटर कब पता चला है, पता होना जरूरी है. आ जाओ. सो सीन्स आप सभी लोग जानते हो. असेट का मतलब क्या है बेटा? असेट यानी रिसोर्सेस, रिसोर्सेस हैविंग फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट. ऐसे रिसोर्सेज जिसका फ्यूचर में भी हमें इकोनॉमिक बेनिफिट मिलने वाला है. हमें यानी किसको? धंधे को ना, बिजनेस को. बिजनेस की अकाउंटिंग चल रही है. अच्छा मुझे एक बात बताओ, इसका फ्यूचर में बेनिफिट कब मिलेगा रे? जब मेरा बिजनेस फ्यूचर में जिंदा रहेगा. और मेरा बिजनेस फ्यूचर में जिंदा क्यों है? सो मुन्ना प्लीज ध्यान दे दे. गोइंग कंसर्न है तो बिजनेस का फ्यूचर है. बिजनेस का फ्यूचर है तो फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट भी है. यस और नो? फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट है तो ही वो रिसोर्स असेट है. अगर गोइंग कंसर्न ही नहीं तो बिजनेस का फ्यूचर भी नहीं. फ्यूचर नहीं तो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं. और जब फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट ही नहीं तो काहे का असेट? वो सब कुछ क्या बन जाएगा? एक्सपेंस. सो असेट को एक्सपेंस बनने से किसने रोका? एवेंजर्स मूवी में उसको हल्क बनने से कौन रोकता है? नताशा. वो हल्क बन जाता है तो नताशा उसको ऐसे गुल्लू गुल्लू करती तो फिर से इंसान बन जाता है ना. समझ में आ रहा है क्या? तो यहां हमारी नताशा कौन है? गोइंग कंसर्न, जो असेट को एक्सपेंस बनने से रोक रही है. यस और नो? सो गोइंग कंसर्न ना होता तो असेट एक्सपेंस होता. गोइंग कंसर्न है इसलिए असेट है, वरना काहे की असेट? अरे असेट मतलब क्या? जिसका फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता है. लेकिन फ्यूचर में बेनिफिट कब मिलेगा? जब फ्यूचर में धंधा जिंदा रहेगा तभी ना. और फ्यूचर में धंधा जिंदा क्यों है? क्योंकि गोइंग कंसर्न है. सो गोइंग कंसर्न है तो फ्यूचर है, फ्यूचर है तो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है तो ही वो असेट, रिसोर्स वो असेट है. सो गोइंग कंसर्न नहीं तो असेट भी नहीं, असेट नहीं तो सब कुछ एक्सपेंस. सो आपके जीवन में एक ऐसा धंधा आने वाला है जो गोइंग कंसर्न फॉलो नहीं करता है. कुछ याद आया क्या? जॉइंट वेंचर, टेम्पररी पार्टनरशिप. थोड़े समय के लिए पार्टनरशिप किया, थोड़े समय के लिए, बाद में हमारा धंधा ब्रेक हो जाएगा. जैसे एक बहुत बड़ा स्कीम है, याद आया क्या एग्जाम्पल? एक बहुत बड़ा स्कीम है 5000 फ्लैट का. मैं एक बिल्डर हूं, मेरा एक कॉम्पिटिटर बिल्डर है. हम दोनों में से किसी की औकात नहीं कि वो 5000 फ्लैट कंस्ट्रक्ट करने की स्कीम को पूरा कर सके. यस और नो?
तो मैंने मेरे बिल्डर को, वो कॉम्पिटिटर वाले बिल्डर को फोन लगाया, देख भाई मुझे मालूम है तेरी भी औकात नहीं है, वो स्कीम तू ले नहीं सकता है अकेला और मैं भी नहीं ले सकता हूँ, कोई तीसरा आ जाए उससे अच्छा अपन दोनों मिल के, है ना, अपन दोनों मिल के वो काम पूरा कर लेते, प्रॉफिट आधा आधा बांट लेंगे, उसके बाद तू तेरे रास्ते मैं मेरे रास्ते। तो उसने पूछा तू कहना क्या चाहता है, पार्टनरशिप करना है? बोला ना ना ना, तेरे जैसे हरामी के साथ मैं पार्टनरशिप नहीं करूंगा। अरे बिल्डर कॉम्पिटिटर, हम लोग ऐसी बात करते हैं दोस्ती यारी में, जो कॉम्पिटिटर है पार्टनरशिप नहीं करूंगा मैं, सिर्फ ये काम के लिए पार्टनरशिप, थोड़े समय के लिए। मतलब वो सामने वाला बोल रहा है अच्छा हरीश, मतलब गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट नहीं है ना हमारे इसमें, मतलब हाँ गोइंग कंसर्न नहीं है, थोड़े समय के लिए है ना, लंबा समय है क्या? नो, मतलब थोड़े समय के लिए, मतलब गोइंग कंसर्न नहीं है। सो जॉइंट वेंचर गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं करता। मतलब जॉइंट वेंचर में आपको असेट नहीं दिखेगी, सब कुछ क्या दिखेगा? एक्सपेंस। इसलिए जॉइंट वेंचर के अंदर में अगर उन्होंने जेसीबी मशीन भी परचेस किया कंस्ट्रक्शन के लिए, तो भी वो जेसीबी मशीन भी 1 करोड़ का मशीन भी रहा, तो भी वो जॉइंट वेंचर के डेबिट में आएगा, भले ही वो 1 करोड़ क्यों ना हो। असेट नाम की कोई चीज नहीं होती है वहां पे। बच्चे लर्न करते जॉइंट वेंचर में सब कुछ डेबिट करो। अरे क्यों डेबिट करो वो तो समझो, क्योंकि जॉइंट वेंचर गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं करता। क्यों? क्योंकि 2 या 2 से ज्यादा लोग थोड़े समय के लिए एक साथ आए, अपना अपना काम किए, उसके बाद निकल लिए, और जो फल आ रहा है उसको आपस में बांट लिया। उनके इस टेम्पररी पार्टनरशिप को हम लोग क्या बोलते हैं? जॉइंट वेंचर। यस और नो? क्लियर है? पक्की बात? चलो आगे, है ना। देखो कुछ बच्चे हंस रहे पीछे, मुझे मालूम है आप क्या सोच रहे हो। शादी परमानेंट पार्टनरशिप गोइंग कंसर्न, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जॉइंट वेंचर। यस और नो? और जॉइंट वेंचर का कोई फर्म नेम होता है क्या? नो। प्यार को प्यार रहने दो, उससे कोई नाम ना दो। इसलिए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिश्ते का कोई नाम नहीं है, लेकिन हस्बैंड वाइफ के रिश्ते का नाम है शादी। यस और नो? इसलिए पार्टनरशिप में फर्म नेम होता है, जॉइंट वेंचर में कोई फर्म नेम नहीं होता है, टेम्पररी है, थोड़े समय के लिए साथ में है, क्यों फालतू में नाम भी सब खर्चा करने का। जॉइंट वेंचर में कोई फर्म नेम नहीं है। बिल्कुल सही बोला। सीजनल बिजनेस, दिवाली के पटाखे की दुकानें, ये वो सब सीजनल है, ये सब गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं करते। चलो आ जाओ। सो गोइंग कंसर्न वो कॉन्सेप्ट है जो चीन की दीवार बन के खड़ा है, किसके बीच में? असेट और एक्सपेंस के बीच में। समझ में आया क्या? गोइंग कंसर्न वो कॉन्सेप्ट है जो कैपिटल और रेवेन्यू आइटम के बीच में चीन की दीवार बन के खड़ा है। गोइंग कंसर्न वो कॉन्सेप्ट है जो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म आइटम के बीच में चीन की दीवार बन के खड़ा है। यस और नो? सो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म को किसने बाइफरकेट किया? गोइंग कंसर्न ने। असेट एक्सपेंस को किसने बाइफरकेट किया? गोइंग कंसर्न ने। फिक्स करंट को किसने बाइफरकेट किया? गोइंग कंसर्न ने। कैपिटल रेवेन्यू को किसने बाइफरकेट किया? गोइंग कंसर्न। 4 एमसीक्यू एक ही कॉन्सेप्ट में पैदा हो गए। क्लियर है? समझ में आया सभी को? उसके बाद अगला कॉन्सेप्ट है बेटा आपका दूसरा वाला कॉन्सेप्ट है, ये था आपका गोइंग कंसर्न, ये था आपका गोइंग कंसर्न। दूसरा वाला बिजनेस एंटिटी, रुको लिखने की जरूरत नहीं है, ओरली समझना। अभी ये थ्योरी वाला बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, जो आपने सोचा वही सही है ना, सबने सोच लिया होगा कुछ ना कुछ। बैलेंस शीट इक्वेशन कॉन्सेप्ट, बेटा इक्वेशन कॉन्सेप्ट आ गया है ड्यूअल एस्पेक्ट में, बताऊंगा। बिजनेस एंटिटी क्या कहता है? भैया सुन, जब भी तू अकाउंटिंग करेगा ना, तब तूने ओनर को और बिजनेस को अलग अलग है सोच के करना है, ये सबको पता है। लेकिन अब आपसे एक छोटा सा सवाल, कैपिटल को लाइबिलिटी साइड में क्यों लिखते हैं? बिकॉज ऑफ बिजनेस एंटिटी। क्यों कैपिटल लाइबिलिटी क्यों है? अरे भैया जब भी किसी अलग आदमी से आप पैसा लेते हो तो उसको वापस करना पड़ेगा ना। और बिजनेस ने, धंधे ने ओनर से, जो कि अलग आदमी है, उससे पैसा लिया, मतलब ओनर से जो पैसा लिया वो आज नहीं तो कल वापस करना है। और ओनर अलग क्यों है? बिजनेस एंटिटी। सो आज के बाद अगर आपसे कोई सवाल पूछता है कि भैया बता कैपिटल को लायबिलिटी में क्यों लिखते हो, उसको बोलना इधर आ बैठ, उसके पीछे की वजह है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। आज के बाद अगर आपसे किसी ने सवाल पूछा कि प्रॉफिट लायबिलिटी साइड में क्यों आता है, उसके पीछे की वजह है बिजनेस एंटिटी। क्योंकि प्रॉफिट किसका है? मालिक का। ओनर बिजनेस प्रॉफिट किसको देने वाला है? मालिक को। बिजनेस को देना है मतलब लायबिलिटी। अच्छा देना क्यों है? क्योंकि वो अलग है। अलग क्यों है? बिजनेस एंटिटी। समझ में आया क्या? सो एमसीक्यू क्रिएट हो गया। आज के बाद अगर आपसे किसी ने लॉजिक पूछा ना, तो उसको बोलना कैपिटल और प्रॉफिट लायबिलिटी में क्यों लिखते हैं, एक वर्ड में लॉजिक है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। समझ में आया? सो व्हाइल रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन यू हैव टू थिंक दैट द ओनर एंड बिजनेस आर सेपरेट पर्सन। यस और नो? और ओनर के पर्सनल एक्सपेंसेस हम लोग बिजनेस के बुक्स में रिकॉर्ड क्यों नहीं करते? लॉजिक बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, क्योंकि दोनों अलग अलग पर्सन है। यस और नो? लॉस को असेट में क्यों दिखाते हैं, प्रॉफिट को लायबिलिटी में क्यों दिखाते हैं? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। यस और नो? क्लियर है?
पक्की बात, डोंट वरी, सारी चीजें पीपीटी में भी रहेगी, यहां भी बता के रख रहा हूं, दोनों जगह रहेगी, ठीक है। उसके बाद कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट क्या कहता है? मारवाड़ी बन जाओ, कंजूस बन जाओ, याद आ रहा है क्या सभी को? मैं अपने आप को बोल रहा हूं, डोंट टेक इट पर्सनली, है ना। फ्यूचर में होने वाले एक्सपेंस और लॉसेस को आज रिकॉग्नाइज करो, बताया था कि हमने, लेकिन फ्यूचर में होने वाली इनकम और गेन को, ये हमने डिस्कस किया था कि कभी कंजर्वेटिज्म। चलो आ जाओ, फ्यूचर में होने वाली इनकम या गेन को आज रिकॉग्नाइज नहीं करना। आप सब लोग फाउंडेशन पास होने वाले हो, नहीं भरोसा है? पार्टी दो ना, अभी आपने बोला ना फाउंडेशन पास हो गए तो पार्टी दो। हाँ, तो ये तो आपके दिमाग में कंजर्वेटिज्म है, बैक ऑफ द माइंड में, क्योंकि आप क्या बोलते हो, सर फ्यूचर में होने वाली खुशी को लेके हम लोग आज खुश नहीं होते, फ्यूचर में होने वाली इनकम को हम लोग आज रिकॉग्नाइज नहीं करते। लेकिन फ्यूचर में आपका एग्जाम है तो पढ़ाई आज क्यों कर रहे हो? फिर पढ़ाई भी फ्यूचर में करना, क्योंकि फ्यूचर में होने वाले एक्सपेंस के लिए अभी से चिंता करो, लेकिन फ्यूचर में होने वाली इनकम को लेके आज एंट्री मत करो। सो एंटीसिपेट पॉसिबल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस बट डू नॉट एंटीसिपेट पॉसिबल इनकम और गेन। फ्यूचर में इनकम जो होने वाली है उसकी अकाउंटिंग आज नहीं करना है, लेकिन फ्यूचर में अगर कोई एक्सपेंस या लॉस होने वाला है तो उसको अभी से रिकॉग्नाइज कर दो, कंजर्वेटिव बन जाओ, यस और नो। इसी के लिए आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रिएट करते हो। डाउटफुल डेट शायद डूब जाएगा, कब? फ्यूचर में। तो फ्यूचर में डूबने वाला है ना, बट अकाउंटिंग कब करते? आज ही। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, लॉजिक क्या है एक वर्ड में? कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। कुछ समझ में आया? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर एनी एक्सपेंसेस, जब कभी भी आप कोई फ्यूचर में होने वाले एक्सपेंस लॉसेस की अकाउंटिंग कर रहे हो। कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी की अकाउंटिंग नहीं होती है, लेकिन जैसे ही तुम्हारे वकील ने बोला कि मैडम शायद आप केस हार जाओगे, शायद आप हार जाओगे, डाउटफुल है, शायद अब फ्यूचर में लॉस होने वाला है, अब वो कॉन्टिजेंट लायबिलिटी नहीं रही, अब वो क्या बन गई? प्रोविजन बन गई। चलो मैम प्रोविजन क्रिएट करो। जब तक कॉन्टिंजेंट था, हो भी सकता नहीं भी हो सकता, कुछ पता नहीं है, जैसे ही डाउटफुल आ गया शायद आप हार जाओगे, अब इसको प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा क्या? अब कॉन्टिंजेंट से हटा के प्रोविजन में आ जाएगी, और जिस दिन एक्चुअल में केस हार गई मैडम, अब प्रोविजन भी नहीं, अब वो एक्चुअल लायबिलिटी हो गई आपकी। सो कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी से प्रोविजन, केस हार गई तो प्रोविजन से एक्चुअल लायबिलिटी। समझ में आया तीनों में फर्क क्या है? तो पक्की बात। इतना कह के मैं मेरे आज के छोटू से 2 शब्द समाप्त कर रहा हूं, बाकी कॉन्सेप्ट कल के लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय, थैंक यू, बाय बाय। प्लीज बच्चों घर पे रिवाइज कर लेना, पेंडिंग रखना मत कोई भी चीज। डन, थैंक यू, बाय। ऑनलाइन ऑफलाइन वाले बच्चे